मैं वन बाय वन बताती जाऊंगी। एक ये भी ऐसा भी फॉर्मूला होता है जिसका ये पर्पस होता है, एक ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। तो पहले आज एक बार ना डेट एंड टाइम फॉर्मूलाज कर लेते हैं। उसके लिए मैं आपको एक वर्कशीट भेज रही हूँ, पहले वो ओपन कर लो। अर्ली टर्न कर। सिमिलरली एक और फंक्शन भी होता है नाउ। नाउ भी सेम ही काम करता है, बट डेट एज वेल एज टाइम दोनों चीजें रिटर्न करता है। अरे यार, देखो इसने डेट एज वेल एज टाइम, तो अगर आप दोनों चीजें चाहिए तो हम यूज कर सकते हैं टुडे और नाउ। ठीक है जी। अब अगले फंक्शंस आते हैं। इफ वी वांट टू एक्सट्रैक्ट ओनली द डेट और मंथ, ईयर, आवर, मिनट और सेकंड, अगर मुझे पूरी की पूरी डेट में से स्पेसिफिक मंथ को या फिर ईयर को या फिर डेट को एक्सट्रैक्ट करना हो, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज आते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है डेट। इस डेट फंक्शन के अंदर, अच्छा नहीं डेट नहीं होता यार, नहीं किसी को भी नहीं विजिबल किया। ठीक है जी, कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है ना, दैट इज वाई क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है। चलिए जी अगला। हाँ मैं बता रही थी कि एक होता है नेटवर्क डेज, एक होता है नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। अब देखो क्या होता है नेटवर्क डेज के केस में। अगर मैं बात करूं कि मुझे, चलो उस जुलाई से बात करते हैं कि 1 जुलाई 2026 से लेके 4 अगस्त 2026 तक कितने डेज हुए, कितने हुए, 35 हुए। नेटवर्क डेज वो कैलकुलेट करके बताएगा। अगर बीच में कुछ छुट्टी आ रही है, कुछ वीकेंड आ रहा है, वो चीजें हमें खुद से हॉलीडेज लिस्ट में पास करनी पड़ेगी। बट जो नेटवर्क डेज इंटरनेशनल होता है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। देखो कैसे। यहाँ पे करने से पहले ना ऐसा करती है, छोटी सी और वर्कशीट बना के ना उधर दो डेट्स लिखती हूँ। यहाँ पे मैंने एक नई शीट बनाई। यहाँ पे एक लिखी है 1 जुलाई 2000, अरे यार, और दूसरी लिखी है आज की डेट। आज है 4 अगस्त 2026। अगर नेटवर्क डेज की हेल्प से इनके अंदर डिफरेंस फाइंड कर दूं, तो ये हमारी स्टार्ट डेट है, ये एंड डेट है।
इसने कैलकुलेट करके दिया 25। 25 क्यों? अच्छा ठीक है यार, एक छोटी सी और कंफ्यूजन करती, एक मिनट। एक्चुअल में ये क्या करता है, सैटरडे संडेज को खुद ही एक्सक्लूड कर देता है। जितने भी सैटरडे संडेज आएंगे उनको हॉलीडेज कंसीडर करके वो नहीं इंक्लूड करेगा। ठीक है जी। हर सैटरडे संडे को नेटवर्क डेज क्या करता है, ओनली वीक डेज कैलकुलेट करता है, मंडे टू फ्राइडे। जितने भी सैटरडेज और संडेज आ रहे होंगे उनको एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है जी। बट प्रॉब्लम ये आती है, अब जरूरी थोड़ी है ना कि हर सिचुएशन में हमें सैटरडे संडे ही एक्सक्लूड करना है। अगर मैं किसी कंपनी के लिए उनकी वो सैलरी शीट बना रही हूँ या ऐसा कुछ है, ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है ना कि हर जगह यार सैटरडे संडे की छुट्टी हो रही है, किसी जगह सिर्फ संडे की हो रही है, किसी जगह सिर्फ मंडे की हो रही है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। नेटवर्क डेज, INTL, नेटवर्क डेज डॉट INTL। देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट डेट, दूसरी एंड डेट, तीसरा हमारे पास आता है वीकेंड। इसके लिए ऑप्शंस आती है कि आपने वीकेंड कैस कौन सा सिलेक्ट करना है। नेटवर्क डेज में ऑटोमेटिकली वो सैटरडे संडे होता है, पर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ रही है, सैटरडे संडे करना है, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, या फिर संडे ओनली। अगर मुझे देखो संडे ओनली करना है, मैं 11 सिलेक्ट करूंगी क्योंकि 11 में है ना संडे ओनली। और संडे की अलावा कोई हॉलीडेज आ रही है, जैसे कोई नेशनल हॉलीडे है, कुछ भी है, आप उनकी रेंज सिमिलरली यहाँ पे भी पास कर सकते हो। मतलब नेटवर्क डेज इंटरनेशनल का ये फायदा हो जाता है, नेटवर्क डेज है वो ऑटोमेटिकली हर सैटरडे संडे को वीकेंड मान के उसको कंसीडर नहीं कर रहा है। पर नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में हम खुद वो डेज ऑफ वीक को सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमें इंक्लूड नहीं करने हैं। ये छोटा सा फर्क होता है नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। ठीक है जी। अब यही सेम चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, एक तो ये वाला हो गया, नंबर ऑफ वर्किंग डेज फ्रॉम सेल डेट। दूसरा, नंबर ऑफ वर्किंग डेज आफ्टर द सेल व्हेन वीक स्टार्ट्स ऑन वेंसडे। वीक वेंसडे को स्टार्ट हुआ मतलब ट्यूसडे को वीकेंड कंसीडर करा जा रहा है। ठीक है जी। तो वो चीज करके देखो, दोनों अप्लाई करके देखो फटाफट से। और मैंने इधर एक क्वेश्चन शीट, करो जल्दी जल्दी। ओके जी। करना है यहाँ तक। आगे देखो, एक और हमारे पास वो होता है डेट डिफरेंस। डेट डिफरेंस जो फॉर्मूला होता है, इट इज बेसिकली यूज टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। ठीक है, देखो होता क्या है, यहाँ पे मैंने पहली पास कर दी, यहाँ पे दूसरी डेट पास कर दी। अगर मैं इतने में अच्छा ठीक है, तीसरी हमारे पास ये चीज होती है कि हमें वो डिफरेंस जो है वो ईयर्स में फाइंड करना है या मंथ्स में फाइंड करना है या डेज में फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे तीसरी आर्ग्यूमेंट पास करी वाई।
वाई का मतलब है वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस। कि वाई पास कर दूं, और अगर डेज में चाहिए तो डी। कोई ऐसा तो नहीं जिसके ये फॉर्मूला चल नहीं रहा है, डेट डिफरेंस। हम्म। पूरा लिख के फिर एक बार देखो, ये रेफरेंस में नहीं आता है। मैम मुझे शो नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, देखो मुझे भी नहीं शो हो रहा। पूरा लिखने के बाद फिर शो हो रहा है। ठीक है जी। तो अगर देखो आपको एग्जैक्ट दो डेट्स में नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं तो डेट डिफरेंस यूज कर सकते हैं। अगर सिर्फ वीक डेज फाइंड करने, नेटवर्क डेज यूज कर सकते हैं। और अगर वीक डेज को मॉडिफाई करना है, वीकेंड्स को मॉडिफाई करना है, तो नेटवर्क डेज इंटरनेशनल फाइंड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। डन है ऑनलाइन, किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है जी, एक छोटी सी असाइनमेंट दी हुई है, बहुत सिंपल। ये सारा का सारा कुछ एम्प्लॉयज की डिटेल्स है। हमें ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, टोटल एक्सपीरियंस एंड नंबर ऑफ वर्किंग डेज फाइंड करने। करो जल्दी, 5 मिनट में फिर अगला काम शुरू करते हैं। ओके जी।
करें आगे? जवाब तो दे दो, हो गया या कर रहे हो, टाइम लगेगा। क्या प्रॉब्लम आ रही है एक्सपीरियंस में? कैसे एक्सपीरियंस कैसे फाइंड होता है? कैसे होता है? आपसे पूछ रही हूँ। नंबर ऑफ ईयर्स में फाइंड होता है। तो दो डेट्स में नंबर ऑफ ईयर में डिफरेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया अभी मैंने? डेट डिफरेंस। नेटवर्क डेज तो डेज में रिजल्ट देगा ना। ईयर्स में अगर हमें चाहिए, देखो अभी तो ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ये ईयर्स में फॉर्मूला लगाने के लिए डेट डिफरेंस फॉर्मूला होता है, ये लगा लो। ओके जी, चल आगे करते हैं। अब ना मैं आपको एक डेटा सेट भेज रही हूँ। आपका क्या काम, देखो क्या है आपका काम है, उस डेटा सेट में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना। आप ना सबसे पहले प्रॉब्लम्स ढूंढोगे कि उस डेटा सेट में प्रॉब्लम्स क्या क्या है। क्यों? क्योंकि हमें उसी डेटा सेट की विजुअलाइजेशन करके उसी का डैशबोर्ड बनाएंगे हम। ठीक है जी। जिस डेटा सेट की बात कर रही हूँ, एक्सेल के अंदर उसी के ऊपर डेटा क्लीनिंग करके उसी की विजुअलाइजेशन करेंगे हम। तो सबसे पहले जब भी हमें एक डेटा सेट प्रोवाइड करा जाता है, देखो सबसे पहले एक सिंपल डेटा सेट भेज रही हूँ जिसपे हम सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। अब आपको जो क्लास में करवाया जा रहा है उसके साथ साथ आपने और भी डेटा सेट्स ढूंढने हैं, उनपे भी काम करना है। ठीक है, तो 1 मिनट दो, मैं आपको भेज रही हूँ। ओपन करो जी ये डेटा सेट। कर लीजिए ओपन। देखो प्रॉब्लम्स क्या दिखाई दे रही है आपको, किस चीज का डेटा सेट लग रहा है।
देखो सबसे पहले है क्या, एक किसी स्पेसिफिक में भी उसके लिए शॉप के लिए या किसी बिजनेस के लिए जो सेल्स हुई है उन सेल्स का सारा डेटा सेट है, जिसमें आ रहा है ऑर्डर आईडी, किस डेट को ऑर्डर प्लेस हुआ था, किस सेल्स पर्सन ने वो करा जो भी ऑर्डर फुलफिल करा, देन किस रीजन में, किस सिटी में। तो इसका मतलब बेसिकली अक्रॉस डिफरेंट सिटीज उस स्टोर की ब्रांचेस है, दैट इज वाई डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे वो हो रहा है। फिर वो प्रोडक्ट का नाम और उस प्रोडक्ट की आईडी क्या है जिसके लिए ऑर्डर प्लेस हुआ था। फिर उसके बाद क्या कैटेगरी थी, वो प्रोडक्ट बेसिकली किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, एक यूनिट का कितना प्राइस है, कितनी क्वांटिटी में वो ऑर्डर प्लेस करा गया, कितना डिस्काउंट दिया गया, कितना फाइनल रेवेन्यू जनरेट हुआ, क्या टोटल क्या पेमेंट मोड यूज करा गया और क्या ऑर्डर स्टेटस था। ठीक है जी, मतलब ऑर्डर डिलीवर कर दिया गया या रिटर्न कर दिया गया या कैंसिल है या पेंडिंग है, जो भी है। ठीक है, इतना समझ आ गया जी। ठीक है, अब हमारा फाइनल काम जो होता है ना, जिन्होंने पावर बीए कर रखा है उनको पता है कि डैशबोर्ड्स बना देते हैं। तो अब ये जो विजुअलाइजेशन होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, ये सारी की सारी डैशबोर्ड्स बना के या फिर और जो भी करते हैं आगे हम करेंगे वो करके, उसके लिए हमें सबसे पहले डेटा सेट क्लीन चाहिए। अब प्रॉब्लम कौन सी आ सकती है, डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं, नल वैल्यूज, एम्प्टी वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद देखो और हमारे पास क्या आ सकता है, और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो एक बार, चलो मैनुअली एक दो बार वो काम करेंगे, फिर धीरे धीरे आ जाएगा। एक बार खुद से देखो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, डेटा सेट को एक्सप्लोर करो 2-3 मिनट के लिए करो और मुझे बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि यार इस डेटा सेट में ये भी प्रॉब्लमेटिक चीज है। मे बी ऊपर वाली रोज आपको ठीक लग रही हो, आगे आगे जाके देखो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। आपने पावर भी ऐसे ओरली करा है, तो और चला लो कोई ऑनलाइन शायद। बोल देंगे कि एडमिन में ना मैसेज करेंगे, रिप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम्स, ऑनलाइन वाले भी चेक करो और मुझे बताना क्या प्रॉब्लम्स लग रही हैं आपको इसमें। ठीक है जी, और सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो डिस्काउंट की है। ठीक है जी, कि यहाँ पे देखो कहीं परसेंटेज में है, कहीं पॉइंट्स में, डेसिमल्स में है बेसिकली। ठीक है जी, और नेगेटिव भी है। नेगेटिव डिस्काउंट हो सकता है क्या, कभी भी नहीं हो सकता। ऐसी सी वैल्यूज को आउटलायर्स बोला जा सकता है, जाता है, इम्पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है जी, और ब्लैंक्स भी है डिस्काउंट में। तो पहली प्रॉब्लम हो गई डिस्काउंट की। अगली डेट, बिल्कुल जी, डेट के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। आगे और बताओ जी। बिल्कुल जी, सेल्स पर्सन की आईडी में प्रॉब्लम है कि ये हमें आइडेंटिफाई करना है, अगर SP012 लिखा हुआ है, SP-012 लिखा हुआ है, क्या ये सेम है या फिर नो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है।
प्रोडक्ट आईडी, बिल्कुल सही। देखो क्या है ना, अब अगर कोई बिजनेस है ना, उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, सेल्स पर्सन के बारे में तो पता ही होगा। तो करेक्ट सेल्स पर्सन की रेफरेंस, क्या सेल्स पर्सन, क्या नाम है, कौन से रीजन में काम करता है, क्या उसका टारगेट पर मंथ है, ठीक है, और क्या उसकी प्रोडक्ट रेफरेंस है, बेसिकली प्रोडक्ट्स की सारी रेफरेंस, कौन सा प्रोडक्ट, ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स, वो दोनों चीजें हमारे पास है। अब ये दोनों चीजें यहाँ पे क्यों दी गई हैं? ताकि इनकी हेल्प से हम ये वाले डेटा को क्या कर सके, करेक्ट कर सके, ठीक है जी। अब देखो, कभी भी जब भी आपको कोई डेटा सेट प्रोवाइड करा जाता है, तो जब भी क्लीनिंग करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, कभी भी ओरिजिनल डेटा सेट में चेंजेस मत करो। क्यों? क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं, सपोज हमने कुछ गलत कर दिया, तो क्या हमारे पास फिर ओरिजिनल डेटा सेट को रिट्रीव करने का कोई सोर्स होगा? नहीं होगा। तो आपने डेटा सेट जो आपको रॉ प्रोवाइड करा गया है, उसको कहीं पे जरूर रख लेना है सेव करके, और जो भी आपने क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन का काम करना है, वो आपने एक अलग से शीट बना के उसके अंदर करना, ठीक है जी। अब ये काम जो है ना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि आप ट्राई करो इसको क्लीन करने का, कि हम यहाँ पे क्या चीज लगाएंगे, कैसे इसको क्लीन करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये आपने, मैं नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने खुद से ही करके लेके आना है, मैं बताऊंगी चीजें, पर थोड़ा टाइम आपने अपना खुद का दिमाग चलाना है कि यार कहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला, क्या फंक्शन लगाने की जरूरत, ठीक है जी। क्लियर है इतनी चीज? अब ये चीज आपने आज घर जाके भी देखनी है, खुद से फंक्शंस फॉर्मूलाज लगा के इसको क्लीन करने का भी ट्राई करना है। तो क्या चीज करी जाएगी, कैसे इसको हम वो कर सकते हैं, ठीक है जी। पर तो मैं आपको अगला टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ, दैट इज पाइवट टेबल्स, ठीक है जी। ये साइड बाय साइड इसलिए आज बताया है ताकि आप समझ सको कि डेटा सेट में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हमारे पास आ सकती है, ठीक है। आज हम करेंगे पाइवट टेबल्स। तो बता सकता है कोई पाइवट टेबल क्या होता है? व्हाट इज अ पाइवट टेबल, पता है किसी को, कभी यूज करा हो? नई शीट खोल रही हूँ, नई वर्कबुक खोल रही हूँ बेसिकली। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मंथ का नेम लिख रही हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर इससे पहले जो हमने करा है ना, एक मिनट वो शीट खोल लो तो। हम्म, ये देखो जी, इफ एंड इफ जो है ना वो निकाला है। अब ये देखो यहाँ पे ना हमें बोला गया है ओवरऑल परचेज प्राइस फॉर मार्च मंथ निकाल दो। अब यहाँ पे देखो कि यार मार्च मंथ की भी बहुत सारी सेल्स हुई है, जनवरी में भी हुई है, फरवरी में भी हुई है। अभी के लिए हम एक सिंगल के लिए निकाल रहे हैं मार्च। पर अगर मैं आपको बोलूं कि आपको क्या करना है, आपको जनवरी फरवरी मार्च सभी के लिए निकालना है, 3 महीने हैं। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे सबसे पहले महीने का नाम लिखूंगी कि जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। ये गलत लिख रही है, इसमें स्पेस डाल, फरवरी है एंड मार्च है, राइट। अब हम यहाँ पे लगाएंगे सम इफ फॉर्मूला। यहाँ पे लगाया जाएगा सम इफ, सम फाइंड करना है ऑफ दिस। अगर मंथ का नाम ये वाला हुआ, और सम फाइंड कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। सम इफ फॉर्मूला याद है ना? तो ये देखो सम आ गया कि जनवरी मंथ के लिए सेल हुई 31.2। सिमिलरली इसको आगे ड्रैग कर देंगे। एक चीज है, इनको फिक्स बनाना पड़ेगा, ये वाली रेंज जो है इसको भी फिक्स बनाना पड़ेगा, और ये वाली रेंज को भी फिक्स बनाना पड़ेगा। क्योंकि इस फॉर्मूला को आगे ड्रैग करना है ना, तो ये आगे आगे मूव होता रहेगा।
तो देखो अब मेरे पास सम ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च तीनों आ गए, बट यहाँ पे ये सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं लगा। सब में फॉर्मूला लगाए, पहले एक मंथ का कैलकुलेट कर रहे थे, अभी सभी का कैलकुलेट कर रहे हैं। पर अगर यहाँ पे जैसे 1000 प्रोडक्ट्स है, 1000 ही प्रोडक्ट्स के लिए टोटल सेल फाइंड करनी है ना, एवरेज फाइंड करनी है, कितनी कस्टमर रेटिंग है वो फाइंड करना है, क्या कस्टमर ने फीडबैक दिया वो फाइंड करना है, फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना, कहाँ कहाँ पे सबमिट लगाते फिरेंगे। अब हमने ये करा क्यों है, यहाँ पे अलग से टोटल सेल निकाल के रखी क्यों है, यहाँ पे ये अलग से इसलिए रखी गई है क्योंकि मुझे फाइनल जो आउटपुट है, कैसे बिजनेस काम कर रहा है, क्या इनसाइट्स है, वो इस डेटा सेट से थोड़ी ना आएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि यार ये मेरी मंथ वाइज परचेज है टोटल, कि टोटल जनवरी में 31.2 हुई, फरवरी में 23.9 हुई, तो दिस इज सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, राइट। अब इससे मैं कुछ मीनिंग निकाल सकती हूँ कि मार्च में ज्यादा हुई है, जनवरी में भी ठीक हुई है, फरवरी में सबसे कम चलेगी सेल्स। यही काम होता है एक डेटा एनालिस्ट का, राइट, कि कुछ ऐसी सी वो इंफॉर्मेशन, रॉ इंफॉर्मेशन से कुछ ऐसे ऐसे इंसाइट्स निकाल के देना जो डिसीजन मेकिंग में काम आ सके। अब यहाँ पे आगे डिसीजन मेकिंग क्या हो सकती है कि मे बी फरवरी में कम सेल्स हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि एट दैट टाइम हमारे ऑर्डर्स जो है वो बहुत कैंसिल हो रहे थे। क्यों कैंसिल हो रहे थे, क्योंकि हम डिलीवरी के लिए टाइम ज्यादा लगा रहे थे। तो आफ्टर ऑर्डरिंग बंदे क्या कर रहे थे, उसको क्या कर रहे थे, कैंसिल कर रहे थे। तो यही चीज हमें करनी होती है ना कि रॉ इंफॉर्मेशन से हमें कुछ समराइज इंफॉर्मेशन निकालनी है, जो कि ऐसे इंसाइट्स होंगे जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकें कि क्या आगे से हमें अपनी मार्केटिंग अच्छी करने की जरूरत है। क्या, वो तो चलो बिजनेस ओनर का काम रहता है, हमारा काम होगा ये एज अ डेटा एनालिस्ट कि हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं उनको समराइज इंफॉर्मेशन। पर क्योंकि अभी ये सिर्फ छोटा सा डेटा सेट था, बहुत कम वैल्यूज थी, दैट इज व्हाई वी वर एबल टू डू दिस क्विकली। बट अगर एक बड़ा डेटा सेट होगा, जैसे ये वाला जो मैंने आपको पढ़ने को दिया है, इसमें मैं आपको बोलूं सेल्स पर्सन के नाम के अकॉर्डिंगली उस सेल्स पर्सन ने कितनी टोटल रेवेन्यू जनरेट करा है वो फाइंड कर दो, तो सब मिथ लगाएंगे कितनी वैल्यूज निकालेंगे, है ना। तो ऐसी सी समराइजेशन के लिए ही हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, फीचर आता है एक्सेल का, पाइवट टेबल्स। पाइवट टेबल्स आर बेसिकली यूज्ड टू समराइज द डेटा इजीली। अब इसी चीज को मैं आपको एक पाइवट टेबल के साथ करके दिखाती हूँ। वो करने के लिए मैंने इस पूरे को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद कहाँ पे होता है पाइवट टेबल, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में गए, पाइवट टेबल का ऑप्शन आ रहा है। पाइवट टेबल में जाके ये देखो पूछ रहा है कि आपने जो फाइंड करना है सम, क्या वो B4 से लेके E16 तक आपका डेटा सेट है, बिल्कुल जी उसी में है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप अपना पाइवट टेबल कहाँ पे रखना चाहते हो, एक नई वर्कशीट के अंदर या एग्जिस्टिंग के अंदर ही। तो मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट ही कर दिया। एग्जिस्टिंग वर्कशीट्स में से अब हमारा लोकेशन पूछा जा रहा है, तो मैंने लोकेशन के केस में ये लोकेशन सिलेक्ट कर ली, ओके करा, तो ऐसा सा कुछ आ गया। इसको ऐसा करती हूँ, यहाँ पे जाके फ्रीज कर देती हूँ। ये देखो जी, ये आ गया, ऐसा सा बन के आ गया। अभी हमें ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं लग रहा है। इंसर्ट टैब में जाके पाइवट टेबल में जाके डेटा सिलेक्ट करना है कि कौन से डेटा सेट से पाइवट टेबल बनाना है। फिर उसको अगर नई वर्कशीट में रखना चाहते हो, न्यू वर्कशीट सिलेक्ट कर लो, अदरवाइज एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट कर लो। इतना करने के बाद अब देखो यहाँ पे ऐसा सा कुछ आपके पास क्रिएट हो जाएगा जो अभी हमें बिल्कुल भी यूजफुल नहीं लग रहा है। एक पाइवट टेबल के ना 4 कंपोनेंट्स होते हैं, फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। अब कॉलम्स एंड रोज सब समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारे टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है जी। मैं किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करके सबसे पहले इस रोज और कॉलम्स को डिस्कस करती है। क्या हो जाएगा अगर परचेज मंथ को मैं कॉलम्स में ड्रॉप करती हूँ, तो परचेज मंथ के कॉलम्स बन जाएंगे। अगर मैं इसी परचेज मंथ को रोज में ड्रॉप करती हूँ, तो परचेज मंथ की क्या हो जाएंगी, रोज बन जाएंगी। तो इसका हमें फायदा क्या हुआ,
इसका फायदा ये हुआ कि हमें मैनुअली नहीं देखना पड़ा कि कौन कौन से मंथ्स अवेलेबल है। उसने ऑटोमेटिकली क्या करा, जो यूनिक वैल्यूज प्रेजेंट थी इनसाइड द परचेज मंथ कॉलम्स, उन हर रो के हर वैल्यू के लिए एक अलग रो बना। जनवरी के लिए रो क्रिएट होगी, फरवरी के लिए क्रिएट होगी, मार्च के लिए क्रिएट होगी। ठीक है जी। तो रोज एंड कॉलम का सिर्फ इतना रहता है कि जो आपका डेटा होता है, अगर आप उसको कॉलम्स में ड्रॉप करते हो उसके कॉलम्स बन जाएंगे, अगर आप उसको रोज में ड्रॉप करते हो तो उसकी रोज बन जाएंगी। अरे यार, ठीक है जी। अब अगली चीज देखो, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है प्राइस। प्राइस ही फाइंड करना है कि जनवरी में कितना प्राइस था, फरवरी में कितना, मार्च में कितना। तो सिंपली प्राइस को उठाना है, वैल्यूज में ड्रॉप कर देना। एक चीज का ध्यान रखना है, जिस भी वैल्यू के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, वैल्यूज कॉलम के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉप किया जाता है क्वांटिटेटिव डाटा, न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है जी। तो इसने देखो क्या कर दिया, यहाँ पे क्या मैंने कुछ लिखा था सम ऑफ प्राइस? नहीं लिखा। मैंने प्राइस को सिंपली उठाया, उसको वैल्यूज में ड्रॉप कर दिया। दैट मीन्स फाइंड द सम। और क्या हमारे पास सही वैल्यूज आ रही हैं? बिल्कुल सही वैल्यूज आ रही है जी। हमें खुद से कोई अलग से वैल्यूज निकाल के लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें कोई भी खुद से फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, कोई सब में एवरेज। ठीक है जी। ऑटोमेटिकली वो क्या होगी, कैलकुलेशन होगी। अब सपोज बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होता है, वैल्यूज में जब आप किसी कॉलम को ड्रॉप करते हो, उसमें क्या हो जाता है, हमेशा सम कैलकुलेट होता है। सपोज मुझे सम नहीं कैलकुलेट करना, मुझे काउंट देखना है कि जनवरी में कितनी सेल्स हुई है, फरवरी में कितनी हुई है, मुझे एवरेज फाइंड करनी है। तो हम सिंपली इस सम ऑफ प्राइस पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे, तो देखो हमारे पास ना डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं कि आप काउंट करना चाहते हो, एवरेज निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। इसके अलावा भी देखो नीचे बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, वेरिएंस होता है। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एवरेज की, मुझे तो एवरेज चाहिए, या मुझे काउंट चाहिए कि कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए जनवरी, फरवरी एंड मार्च में। तो देखो जनवरी में भी 4 हुए थे, फरवरी में भी 4 और मार्च में भी 4। ठीक है। तो पाइवट टेबल बेसिकली क्या है, एक डेटा समराइजेशन के लिए बहुत पावरफुल टूल है, जिसमें हमें मैन्युअली फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं पड़ती है। अब प्लीज इस चीज में कोई कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स ये चीज पूछते हैं, बोलते हैं कि अगर ये चीज है तो हम फॉर्मूलाज क्यों कर रहे हैं। देखो ये सारे फॉर्मूलाज को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। अब अगर मुझे एक सिंगल ही चीज की कुछ वैल्यू फाइंड करनी है, तो देन आई वुड प्रेफर डूइंग इट मैनुअली इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पाइवट टेबल, राइट? ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आप एक पाइवट टेबल बनाते हो, अब मैं अगर किसी को बोलूंगी कि यार ये मैंने पाइवट टेबल बताया बनाया है, जिसको नहीं पता इसके बारे में ये पढ़, उसको समझ आएगा रो लेबल काउंट ऑफ प्राइस क्या है? समझ आएगा? अगर मैं आपको बोलूं, आपको पाइवट टेबल के बारे में नहीं पता कि ये मैंने लिखा है रो लेबल, ये मैंने लिखा है काउंट ऑफ प्राइस, ये बताओ क्या है? नहीं पता चल रहा है। तो अपने पाइवट टेबल को हमने सही तरीके से प्रेजेंटेबल, अंडरस्टैंडेबल ही बनाना होता है। आप ना जब भी किसी ये लेबल्स, जो हेडिंग्स है, इन पे क्लिक करोगे, सिंगल क्लिक करके टाइप करना शुरू कर देना, ये है हमारा मंथ नेम, वो रीनेम हो जाएगा। ठीक है जी। ये है हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो अब बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है कि मंथ नेम के अकॉर्डिंगली कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं। ठीक है जी। क्लियर है इतना? कोई डाउट, कोई चीज समझ ना आई हो? डन। अब सिमिलरली आप ना यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में ये वाला जो है, इसमें वेंडर के अकॉर्डिंगली टोटल प्राइस बताओ कि वेंडर के अकॉर्डिंगली टोटल कितने
प्राइस की वो जो है परचेज हुई है, जैसे अमेजोन का टोटल, बिग बास्केट का टोटल, वॉलमार्ट का टोटल। तो इसके लिए आप पाइवेट टेबल अप्लाई करो एक फटाफट से, देखो समझ आया है या नहीं। अकॉर्डिंगली टोटल प्राइस की अमेजोन से टोटल कितना परचेज अमाउंट था, हाँ सम फाइंड कर लिया। हो गया जी, आपने कर लिया, समझ आया या नहीं। अब पाइवेट टेबल्स के लिए ना एक शॉर्टकट भी होता है, ऑल्ट प्लस एन, अरे यार, ऑल्ट प्लस एन, देन वी, वी के बाद एंटर। ऑल्ट प्लस एन, बेसिकली जब ऑल्ट प्लस एन क्लिक कर दो ना, इंसर्ट टैब सारी कीज आ रही है, वी के हो जाता है, देन उसके बाद एंटर भी कर सकते हो या ऑल्ट के साथ टी भी प्रेस कर सकते हो। इसके बाद आपकी पता नहीं यार, पर जब भी होगा पावर बीए, मतलब जिन्होंने पावर बीए नहीं कर रखा, इसके बाद तो शायद पाइथन का बैच बनेगा, जिन्होंने पाइथन नहीं पढ़ा। करिए जी ओपन ये पाइवेट टेबल्स वाली शीट, और इस पे प्रैक्टिस करते हैं पाइवेट टेबल्स की। ये कुछ डेटा सेट है, देखो ध्यान से, ये है किसी पिज्जा शॉप का। हाँ, क्या है इधर, कस्टमर की आईडी, ऑर्डर आईडी, कस्टमर का नाम। अब देखो कुछ जगह कस्टमर का नाम प्रेजेंट है, कुछ जगह नहीं प्रेजेंट है, पर अभी के लिए हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं।
कॉन्टेक्ट डेट, कॉन्टेक्ट टाइप, किस डेट की बेसिकली वो है। वो जब कांटेक्ट करा गया था फर्स्ट, वो क्वेरी के लिए करा गया था, रिक्वेस्ट के लिए, कंप्लेंट के लिए, तो ऑर्डर प्लेस हुआ या नहीं हुआ, टिकट आईडी, एजेंट कौन से ने हैंडल करा, कितनी रेटिंग दी गई, किस लोकेशन की बात हो रही है, प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करा गया था या फिजिकली, कितना डिस्काउंट दिया, क्या प्रोडक्ट का नेम है, एक्चुअल प्राइस, डिस्काउंट के बाद फाइनल प्राइस, एंड कॉस्ट पर वीजा कितनी पड़ी। ठीक है जी, ये सारी डिटेल्स है। अब इससे देखो, हमें अलग शीट में पाइवट टेबल बनाने के लिए बोला गया है ओवरऑल सेल्स ऑफ द मंथ। ये बेसिकली जो सारा का सारा डेटा है ना, ये सारा डेटा एक सिंगल मंथ का है। ये चीज आप देख सकते हो यहाँ से, कॉन्टेक्ट डेट से बेसिकली हमारे पास ना नवंबर का सारा डेटा है, पर इंटेंशनली एक अलग डेट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है दिसंबर की। वो भी रीजन बताऊंगी कि क्यों लिखा है। पर बेसिकली हमारा ये जो पूरा का पूरा डेटा सेट है ना, ये पूरा एक ही महीने की पिज्जा की सेल्स का डेटा सेट। ठीक है जी। अब हमें यहाँ से पूछा गया है ओवरऑल सेल्स ऑफ द मंथ। ओवरऑल सेल्स का क्या मतलब है, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सेल फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, देखो मैं ना इसको एक टेबल बना लेती हूँ, इस पूरे डेटा सेट को एक टेबल बना लेती हूँ। इसका फायदा मुझे ये हो जाएगा कि फिर मैं इसको नाम दे सकती हूँ, कोई भी उस नाम को डायरेक्टली यूज कर सकती है। तो इसका मैंने नाम रख लिया पिज्जा डेटा सेट, ये सिंपल सेल्स डेटा रख लेते हैं। अब जब पाइवट टेबल इंसर्ट करा जाएगा तो शॉर्टकट के साथ इंसर्ट कर लेती हूँ। टेबल पास कर सकते हैं या रेंज पास कर सकते हैं, रेंज पास करनी होगी, पूरा हमें रेफरेंस देना पड़ेगा, ए टू दिस है ना, A1 टू जो भी है। अगर टेबल है, टेबल का नाम मैंने सेल्स डेटा रखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वो रख सकती हूँ, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इसी वर्कशीट में रखना है, C7 सेल में रख देना। ओके करा तो यहाँ पे पाइवट टेबल आ। ठीक है जी। अब हमें फाइंड करनी है टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स बताओ किस कॉलम से पता चल रही है हमें एक्चुअल में, फाइनल प्राइस वाले कॉलम से। तो मैं सिंपली फाइनल प्राइस वाले कॉलम को ड्रैग करूंगी और वैल्यूज में ड्रॉप करूंगी, ये सिंपली क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये आ गई हमारे पास टोटल सेल्स, और इसको रीनेम कर देते हैं टोटल सेल्स ऑफ मंथ। ये लो, ये आ गई ओवरऑल सेल्स। क्यों, और भी किसी की आ रही है प्रॉब्लम क्या फाइल ओपन होने में। अब क्या आ रहा है, ओके। ठीक है जी, हो गया, डन है। नेक्स्ट इज अगला पाइवट टेबल है
एवरेज सेल्स पर ट्रांजैक्शन, हाईएस्ट सेल एंड लोएस्ट सेल फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड करनी है हमें एवरेज सेल्स। तो देखो हम पाइवट टेबल को कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये पाइवट टेबल कॉपी करा कि दोबारा क्यों बनाना है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है वो सम ऑफ सेल्स है, पर मुझे सम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एवरेज। तो मैं सिंपली यहाँ से जाके इसको एवरेज कर सकती हूँ, कॉलम को रीनेम यहाँ से भी करा जा सकता है कि एवरेज सेल्स हो गई है। अब देखो जब भी हम चीजों की एवरेज निकालते हैं, तो क्या आपको लगता है कि यार ये वाली एवरेज का फॉर्मेट बड़ा सही है? नहीं सही। डेसिमल के बाद देखो कितने सारे डिजिट आ रहे हैं। डेसिमल के बाद में भी अगर एक आधा डिजिट है वो तो अच्छा लग रहा है, पर अगर इतने सारे डिजिट्स आ जाए तो वो ठीक नहीं है। तो मैं ना इसको क्या कर देती हूँ, डेसिमल हटा देती हूँ पीछे से, दो ही रखते हैं, दैट्स इट। दिस इज एवरेज सेल्स अमाउंट। अब सिमिलरली हमने हाईएस्ट सेल फाइंड करनी है। हाईएस्ट सेल कितनी हुई थी, वो भी फाइनल प्राइस वाले कॉलम में ही पड़ी हुई है। दैट मीन्स हमें फाइनल प्राइस को फिर से उठा के यहीं पे ड्रॉप करना पड़ेगा, और ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे सम की जगह, देखो पहला तो एवरेज है, दूसरा अभी हमने जो ड्रॉप करा वो सम हो गया, सम नहीं हमें चाहिए मैक्स सेल अमाउंट। किससे पता चलेगा? ये आ गई जी, हाईएस्ट सेल जो हुई है दैट इज 981। सिमिलरली लोएस्ट सेल फाइंड करनी है, वो भी इधर से ही पता चलेगी, वापस से इसको उठाया, यहाँ पे ड्रॉप करा, वही नहीं। अरे इधर चाहिए मिनिमम, वो हमें रिटर्न करके देगा लोएस्ट सेल। लोएस्ट सेल हुई 1 रुपए की, क्लियर है जी। देन नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ सेल्स, ओवरऑल सेल्स एंड एवरेज सेल्स। पहले ये तीन चीजें निकालो। नंबर ऑफ सेल्स कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी जी नंबर ऑफ सेल्स? नंबर ऑफ सेल्स में बेसिकली हमने काउंट करना है टोटल कितनी सेल्स हुई है। कोई भी कॉलम को काउंट कर ले, चाहे कस्टमर नेम को काउंट कर ले, चाहे ऑर्डर आईडी को काउंट कर ले, चाहे कस्टमर आईडी को काउंट कर ले, नंबर ऑफ सेल्स तो आ ही जाएगा। या फिर उनके अंदर नहीं भी जाना है तो आप इसी को फाइनल प्राइस वाली काउंट कर लो चाहे, क्योंकि फाइनल प्राइस से पता चल रहा है ना कि हाँ भाई सेल हुई है, चाहे इसी को काउंट कर लो। तो नंबर फाइंड करने के लिए काउंट यूज होगा। ओवरऑल सेल्स फिर से हमने पहले कर रखा है, एवरेज सेल्स भी हमने पहले कर रखा है, ये दोबारा से करो। हो गया जी।
ये देखो जी, ये करना था। इतना हो गया ना सबका? पर ये तो हमने पहले भी कर रखा है ना। अब देखो हमसे पूछा गया क्या गया है, ऑफ ईच एजेंट बिजनेस डेटा सेट में देखें, देन वी हैव सेवरल एजेंट्स, राइट? तो बहुत सारे एजेंट्स आ रहे हैं, पर हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एजेंट वाइज सेल्स निकालनी है। टोटल सेल तो अभी सभी की आ रही है, एवरेज सभी की आ रही है, ओवरऑल सभी की आ रही है, पर मुझे एजेंट वाइज इसको अलग अलग करना है कि एक एजेंट की अलग हो, दूसरे की अलग हो। तो बेसिकली एजेंट हैंडल जो है वो एजेंट वाला जो डेटा है वो कौन सी कॉलम में है, एजेंट हैंडल कॉलम में है। दैट मीन्स हमें अब एजेंट हैंडल वाले कॉलम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, इस एजेंट हैंडल वाले कॉलम को पहले रोज में ड्रॉप करके देख लेते हैं। एजेंट हैंडल को रोज में ड्रॉप करा, जितने एजेंट्स थे, 3 ही डिफरेंट एजेंट्स थे, वो सारे 3 रोज में आ, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये सबसे पहले टोटल सेल्स, टोटल फाइनल एवरेज फाइनल प्राइस आ रहा था, ओवरऑल सेल्स आ रही थी। अब वो क्या हो रहा है, अब वो एजेंट वाइज हो रहा है, ठीक है जी, समझ आया? तो अगर ये चीज हमें उसके साथ करनी पड़ती फॉर्मूलाज फंक्शंस के साथ, तो कितने फंक्शंस लगाते हम, राइट? तो चीजें, रो लेबल्स की जगह लिख लेती हूँ एजेंट में। ये लो जी। अब अगर आपको ग्रैंड कॉलम वाला नहीं भी चाहिए ना, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे ना, हमारे पास ऑप्शन आता है हाइड फील्ड लिस्ट, उस पर क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। ये रिमूव ग्रैंड टोटल का ऑप्शन आता है। ये देखो अब ग्रैंड टोटल दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है जी। तो समझ आया पाइवेट टेबल्स का यूज केस? ठीक है, बस आज के लिए इतना ही करेंगे। बाकी पाइवेट टेबल की देखो बहुत सारी शीट्स है, बहुत सारी चीजें बताने वाली, सारी एक्सप्लेन करूंगी। आपने क्या करना है, आप डेटा सेट में कमियां ढूंढ के उनको सही करने का ट्राई करना, ठीक है। तो फिर मैं कल देखूंगी कि कौन से किसने क्या प्रॉब्लम निकाल के क्या उसका सॉल्यूशन करा है। करना है सभी ने।